हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो मैं ताराचंद सर आप लोगों के सामने फिर से आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक जिसका नाम है इज अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ अकाउंटिंग की मैं अगर बात करूं तो ये कुछ और नहीं है, ये मिथ फाइनल अकाउंट्स ही है एनपीओ के। हाँ, ये फाइनल अकाउंट्स ऐसे हैं जहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाने वाले हम लोग, जहां हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, जिसका मेन मोटिव होता है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो इसलिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। ये हमारा याद करिए फर्स्ट लेक्चर में ये सब कुछ हो चुका है। उसके बाद हम चले गए थे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड हुआ है। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। आज मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो कुछ वेदर चेंज की वजह से, तो आज मैं थोड़ा सा धीरे बोलूंगा, आप थोड़ा सा मैनेज करिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। हाँ, लेकिन छुट्टी नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे दिया हुआ है, फॉलोइंग इज द रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ क्वींस क्लब फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2013। क्वींस क्लब का आपको रिसिप्टेंट पेमेंट दिया है और 31 मार्च 2013 का दिया है, यानी मैं कहूंगा जो ईयर का रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट मुझे दिया जाता है वो मेरे लिए कहलाता है मेरा करंट ईयर। तो मैं कहूंगा 31 मार्च 2013 इज माय करंट ईयर। एक काम कर लेते हैं ना, हमारा वर्किंग बना लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे मैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैं लिख लेता सबसे पहले मेरा करंट ईयर जो खत्म हो रहा है 31 मार्च 2013 को, तो मैं कहूंगा वो शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2012 को, तब जाके वो खत्म हुआ है 31 मार्च 2013 को। अच्छा, तो मेरा लास्ट ईयर क्या रहा होगा मीत, एक बार सोचो। मेरा लास्ट ईयर रहा होगा, करंट ईयर है 12-13, तो मेरा लास्ट ईयर रहा होगा 11-12, यानी 1 अप्रैल 2011 से लेके तो 31 ऑफ मार्च ना, 31 ऑफ मार्च 2012। एंड व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट ईयर। अगर मेरा करंट ईयर है 12-13, तो मेरा जो नेक्स्ट ईयर है वो नेक्स्ट ईयर होना चाहिए फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 से लेके तो 31 ऑफ मार्च 2014। ठीक है, तो मेरा करंट ईयर है 12-13, तो 12-13 की ही अकाउंटिंग हम करेंगे। इसलिए मैंने लिखा है, एक फॉर्मेट बना लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, रेडी रखा है, आप लोग भी रेडी रखा करिए। और उस पे मैंने ऊपर लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2013। गलती से मैंने लाइबिलिटीज और असेट्स लिख के रखा है, तो यहां चाहिए पर्टिकुलर अमाउंट, या फिर डेबिट साइड में होना चाहिए एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में दिखनी चाहिए इनकम, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होने की वजह से डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम दिखना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दिया है, इसको सबसे पहले हम लोग मार्क कर लेंगे। तो दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, लेकिन कोई एडजस्टमेंट है क्या, है ना, नीचे दिया है द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। ठीक है, क्या क्या दिया है। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 12,000। मुझे बताइए, सब्सक्रिप्शन क्लब देता है कि क्लब को मिलेगा? मिलेगा तो मेरी इनकम है, इनकम है तो इनकम साइड। अच्छा, मिला होगा, तो मिला होगा साल के दौरान, तो अकाउंटेंट ने रिसिप्ट में लिखा होगा। तो देखो बड़ा, रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो मार्क करके रख दो। ठीक है, आगे उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च। अच्छा, स्टेशनरी क्लब बेचती कि खरीदती? खरीदती, यूज करना होता है ना ऑफिस में, खरीदती है। खरीदा होगा तो पेमेंट हुआ होगा, तो पेमेंट साइड में लिखने में आया होगा। हाँ, तो स्टेशनरी को भी मार्क कर दो, एडजस्टमेंट है। ठीक है, आगे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 12,000 और 21,000। ठीक है, कोई स्पोर्ट्स क्लब होगा
तो जहां स्पोर्ट्स मटेरियल हम खरीदते हैं तो बेनिफिट्स आर अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म, सो दैट्स व्हाई इज माय एसेट। लेकिन हर साल कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल डेप्रेसिएट या यूटिलाइज तो होता होगा ना, तो उस एंगल से ये जानकारी दी हुई है। जितने का डेप्रेसिएट हुआ इधर वो मेरे लिए खर्चा, या जितने के स्पोर्ट्स मटेरियल यूटिलाइज हुए, जैसे क्रिकेट है तो बॉल यूटिलाइज होगा ना रे, एक साल खरीदा हुआ बॉल थोड़ी ना 4 साल चलने वाला है, कंज्यूम हो जाएगा वो तो 2-4 मैच के बाद खराब हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बड़ा स्पोर्ट्स मटेरियल इस साल भी खरीदे, क्या खरीदे ना, मार्क करके रख दो, वो देखो पेमेंट साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, कर दिया मार्क। उसके बाद रेंट इंक्लूड्स 4000 पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2012। ठीक है, 4000 का रेंट हमने पेड किया। अच्छा, मार्च 2012 का इंक्लूड है, बोलते रेंट इंक्लूड 4000 पेड फॉर मार्च 2012, यानी पिछले साल का इस साल पेड हुआ, तो रेंट पेड हुआ होगा तो अकाउंटेंट पेमेंट में लिख चुका होगा, मार्क कर दो, मिला पेमेंट साइड में रेंट। उसके बाद एंड रेंट फॉर द मार्च 2013 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो रेंट को वापस दोबारा मार्क कर दो, उसमें दो एडजस्टमेंट है, कर लेंगे बराबर मैनेज। ठीक है, उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंस इंक्लूड 3000 रुपए एज अ क्वार्टरली रेंट अप टू मई 2013। ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंस मिलता है कि देते, डिस्कस बाद में करेंगे, मार्किंग करके रख देते हैं। टेलीफोन एक्सपेंस है, पेमेंट में मिलेगा, मार्क कर दिया। चलो उसके बाद द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एज ऑन 31 मार्च 2012। अच्छा, यानी ये पिछले साल की बिल्डिंग है, पिछले साल की, जो इस साल के शुरू में भी रहेगी ना, तो 31 मार्च 2012 बोले तो लास्ट ईयर बिल्डिंग की वैल्यू थी 8 लाख रुपए टू बी डेप्रिसिएट बाय 10%। ठीक है, तो मैं कहूंगा पिछले साल की बिल्डिंग इस साल की भी बिल्डिंग है, तो इस साल के भी बैलेंस शीट के असेट में, दिस इज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013, और उसने बिल्डिंग दी है 31 मार्च 2012, यानी पिछले साल खरीदी हुई बिल्डिंग दी है। इस साल खरीदी होती तो पेमेंट साइड में दिखनी चाहिए थी ना, नहीं दिख रही है। पिछले साल की बिल्डिंग पड़ी है, लास्ट ईयर की भी बैलेंस शीट में दिख रही थी, इस साल की भी बैलेंस शीट के असेट में दिखती रहेगी। बिल्डिंग नाम की असेट 8 लाख रुपए, इतना लिखने में मेरा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि शायद मुझे रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बोला गया है 31 मार्च 2013 करंट ईयर का। ठीक है, डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंगली ये जानकारी दी हुई है। आगे, फॉर द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 2013, नहीं 12 वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2012, यानी पिछले साल की इन्वेस्टमेंट है। सर इस साल बेची होंगी तो रिसिप्ट में मिलेगी, देख लो है क्या, नहीं है। अच्छा सर इस साल और खरीदी होंगी तो पेमेंट में होंगी, पेमेंट में देख लो है इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख की और खरीदी, और पिछले साल की कितनी है, 10 लाख, पिछले साल थी तो इस साल के भी बैलेंस शीट में लिख लेता। वैसे बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला नहीं है, लेकिन लिख देता इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है, पिछले साल की पड़ी हुई 12 लाख, इस साल और 5 लाख की खरीदी, वो उसमें ऐड कर देंगे। चलो आगे, इन्वेस्टमेंट के बाद एंड द क्लब मेड सिमिलर एडिशनल इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर ऑन 1 अक्टूबर को की बोलते, की तो पेमेंट में दिखना चाहिए, देखो की है, पेमेंट साइड में इन्वेस्टमेंट दिख रही है 6%, सिमिलर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली, सिमिलर इसका मतलब है जो पुरानी है उस पे भी 6% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा और नए वाले पे भी 6% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये दिस इज एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो कब की बोलते, 1 अक्टूबर 2012 को की। ठीक है, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का ही करंट ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, 6 महीने का, और पुरानी इन्वेस्टमेंट पे पूरे साल भर का मिलेगा, क्योंकि वो पिछले साल से खरीद के रखी है हमने। ठीक है, आज जब आएगा तब देख लेंगे। उसके बाद लिखा है द क्लब मेड सिमिलर, ये हो गया, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो शुरू करते, सीधा सीधा प्रॉब्लम पे चलते। रिसिप्ट साइड से शुरू करते। रिसिप्ट साइड में मुझे दी है कैश का ओपनिंग बैलेंस, जो रहा होगा पिछले साल के कैश का क्लोजिंग बैलेंस, तो लास्ट ईयर की क्लोजिंग, इस साल की ओपनिंग, यानी ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग कैश का बैलेंस होगा ना, तो ये लास्ट ईयर की असेट कहलाएगी। इस साल तो ये कैश 1 तारीख को थी गल्ले में, तो खर्च हो जाएंगी भाई। 182 की थी, सब्सक्रिप्शन की 180 की आई, टूर्नामेंट फंड के तौर पे 164 की आई, इंटरेस्ट की 65,000 की आई, इंटरेस्ट में एडजस्टमेंट है, अच्छा हुआ दिख गया। हाँ,
और 1,12,000 की डोनेशन की आई, 247 की, 950 की कैश आई। अच्छा 9,57,50,000 में से कुछ कैश सैलरी के चक्कर में गई, स्टेशनरी के चक्कर में गई, रेंट के चक्कर में गई 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 गई, और क्लोजिंग बैलेंस कैश का 36,000 रुपए बच गया, जो करंट ईयर के आखिरी में बची। दैट इज माय करंट ईयर की असेट। तो करंट ईयर के बैलेंस शीट के असेट में लिख दूंगा बचा हुआ कैश 36,000 रुपए। लेकिन फिलहाल इसका मुझे कोई काम नहीं है, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला ही नहीं है। छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। देन रिसिप्ट साइड में दिया है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एनुअली, एनुअली बोले तो हर साल मेंबर से मिलेगा, और जो रिसिप्ट बार बार मिलती, हर साल मिलती, इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड इज माय इनकम। तो इनकम के तौर पे लिख देता बाय सब्सक्रिप्शन के नाम से, बाय सब्सक्रिप्शन। शायद इसमें एडजस्टमेंट है, तो लिखते समय अंदर लिखना पड़ेगा, मुझे इस साल 1,80,000 रुपयों का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टूर्नामेंट फंड। अच्छा, टूर्नामेंट फंड यानी टूर्नामेंट कराने के लिए हमने फंड इकट्ठा किया है, एक प्रकार से डोनेशन इकट्ठा किया है। जब जब टूर्नामेंट होंगे, चाहे इस साल हो, अगले साल हो, अगले के अगले हो, या अगले के अगले के अगले साल हो, इसी फंड में से हम खर्चे करेंगे। खर्चे का बर्डन इस फंड पे डाला जाएगा, ना कि करंट ईयर के इनकम पे। तो ये फंड का बेनिफिट लॉन्ग टर्म पेबल है मेंबर्स को। दैट्स व्हाई इज माय कैपिटल रिसीप्ट, और कैपिटल रिसिप्ट होने की वजह से ये मेरे लिए लाइबिलिटी है। इज नॉट टूर्नामेंट रिसिप्ट। टूर्नामेंट रिसिप्ट यानी जो टिकट बेच के वगैरह आती है, वो हर साल आती है। और टूर्नामेंट फंड, फंड बोले तो जिस फंड में से खर्चा हर साल होते रहेगा, जब जब टूर्नामेंट होंगे तो उनके खर्चे होते रहेंगे। इस साल भी टूर्नामेंट के खर्चे हुए, डेबिट में देखिए टूर्नामेंट एक्सपेंस मिले क्या रे, होंगे ना कहीं कहीं है क्या? स्टेशनरी है, सैलरी है, इन्वेस्टमेंट है, कॉन्क्रीट एक्सपेंस है ही नहीं, जाने दे, नहीं है तो जाने दे। टूर्नामेंट करवाने के लिए फंड मिला 164 इज माय कैपिटल रिसिप्ट, तो मैं लिखूंगा लाइबिलिटी साइड में टूर्नामेंट फंड के नाम से। समझ गया सबको? अब इतना कुछ इंटरेस्ट मेरा है नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के लिए फिलहाल बोला नहीं है, छोड़ दो, आगे चलते हैं। उसके बाद मुझे इंटरेस्ट के तौर पे 65,000 रुपीज मिले। इंटरेस्ट, किए हुए इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, हर साल मिलेगा, हर साल मिलेगा। तो यूवी का मेरे लिए तो इनकम है, तो मैं लिख दूंगा इनकम साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से, और लिखते समय अंदर लिखूंगा, क्योंकि मेरे को पता है इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दी हुई है। अभी हमने और इन्वेस्टमेंट खरीदी है ना, तो पैसा मिलेगा ना और इंटरेस्ट मिलेगा ना, चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे। चलो आगे। डोनेशन, अनलेस अदरवाइज मेंशन, एवरी रिसिप्ट इज माय रेवेन्यू रिसिप्ट एंड सो इज माय इनकम। चाहे वो डोनेशन हो, एंट्रेंस फीस हो, कुछ भी हो, जब तक के कुछ लिखा नहीं है इज माय इनकम, वो हर साल मिलेगा, इज अ जनरल डोनेशन, हम ये मान के चलेंगे। सो दैट्स व्हाई दिया हुआ डोनेशन 1,12,000 इज माय इनकम, क्योंकि उसके लिए अलग से कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो लिख देता बाय डोनेशन के नाम से 1,12,000 इज माय इनकम। आगे डोनेशन के बाद सेल ऑफ कॉन्सर्न टिकट। ठीक है, कॉन्सर्न टिकट, कोई कॉन्सर्न हमने कराया होगा जिसमें ऋतिक रोशन डांस करने आया होगा, कुछ आया होगा, और क्लब के मेंबर्स भी आए होंगे रिकम टिकट वो कॉन्सर्न देखने के लिए। अच्छा ठीक है, तो उनको टिकट्स बेचे, पॉकेट में थोड़ी देखने देंगे, इतनी तैयारी करेंगे, फ्लैश लाइट्स लगाएंगे, डीजे करवाएंगे, आर्टिस्ट को पैसा देंगे, सनी लियोन नाचने आएंगी उसको पैसा देंगे। तो सनी लियोन का डांस तेरे को पॉकेट में नहीं मिलने वाला पवन, पैसे निकालने पड़ेंगे, टिकट्स बेचेंगे क्लब वाले, तो टिकट्स बेचेंगे। ऐसा कॉन्सर्न हर साल होगा, तो ये सेल ऑफ टिकट का पैसा हर साल मिलेगा, हर साल मिलेगा, तो मेरी इनकम, तो इनकम साइड में लिख देते हैं बाय सेल ऑफ टिकट्स ऑफ कॉन्सर्न। अच्छा कितने रुपए मिले रहे टिकट्स बेच के? 247। बाप रे, बहुत कमाई है क्लब की तो बाबा। 247 लिख देता, 2,47,000, 2,47,000।
सही है, चलो आगे। उसके बाद अब डोनेशन हो गया, सेल ऑफ कॉन्सर्न टिकट्स हो गए, ये सब कुछ हो गया। अब बचा क्या है पेमेंट साइड में, सैलरी हर साल देंगे क्या रे, हर साल देंगे तो मेरे लिए एक्सपेंस, एक हाथ बार देंगे तो असेट, बिकॉज द बेनिफिट्स आर अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म। सो मैं लिखूंगा सैलरी हर साल दी जाती है, सो मेरे लिए एक्सपेंडिचर, तो सैलरी को लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले लाइन में। लेकिन कोई एडजस्टमेंट मार्क है क्या, देख लो सैलरी के बारे में नीचे एडजस्टमेंट में कुछ दिया था क्या, एडजस्टमेंट में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो लिखते समय सीधा सीधा मैं लिखूंगा आउटर कॉलम में 1,66,000। सही है। उसके बाद स्टेशनरी खरीद के लाई, एडजस्टमेंट है, हर साल खरीदेंगे, हर साल खरीदेंगे तो एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर साइड में लिख देता टू स्टेशनरी के नाम से। अच्छा कितने की स्टेशनरी खरीद के लाई, 32,000 रुपए, लिखते समय अंदर क्योंकि एडजस्टमेंट है। आगे रेंट पे किया, हर साल पे करेंगे, सो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर है तो मैं लिखूंगा एक्सपेंडिचर साइड में और लिखते समय अंदर क्योंकि एडजस्टमेंट है भाई इसमें भी रेंट। अच्छा कितना रेंट पे किया, 48,000 रुपीज, अंदर लिख दिया। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंस, इसमें भी एडजस्टमेंट है, हर साल पे होगा टेलीफोन एक्सपेंस, तो मेरे लिए एक्सपेंडिचर, तो लिखूंगा एक्सपेंडिचर साइड में टेलीफोन एक्सपेंस। कितना है टेलीफोन का बिल, 8,000 रुपए, लिख देते 8,000 रुपए इनर कॉलम में। सही है। उसके बाद आगे दिया हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल हमने खरीदा, 78,000 रुपए का खरीदा। सर बेनिफिट्स आर अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म ना, ठीक है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स अवेलेबल, सो इज माय असेट। लेकिन असेट में ऑलरेडी नीचे देखिए कुछ तो भी स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, एडजस्टमेंट नंबर सी देखिए, साल के शुरू में ऑलरेडी कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल था बोलते हैं, ठीक है ना, था, तो वो एडजस्टमेंट को बाद में निपटा देंगे अपन फिलहाल सिर्फ असेट में लिखना है कि एक्सपेंडिचर साइड में, दोनों में लिखिए स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, बराबर निकल जाएगा, आप कहीं पे भी लिखिए। तो एक काम करता मैं फिलहाल असेट में ही लिखता ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो लिख देता असेट साइड में, लेकिन असेट में उतनी जगह नहीं है तो सीधा सीधा मैं इधर ही लिख देता एक्सपेंडिचर साइड में टू स्पोर्ट्स मटेरियल। कितने के स्पोर्ट्स मटेरियल मैंने खरीदे, मैंने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदे 78,000 रुपीज के। मुझे पता है आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि सर ये आपने असेट में क्यों नहीं लिखा, असेट में ही जाएगा, थोड़ी देर बाद जाएगा, आप नोटिस करिए बराबर जाएगा। आगे स्पोर्ट्स मटेरियल के बाद, यानी स्पोर्ट्स मटेरियल बैट बॉल वगैरह, गिल्ली डंडा ये सब खरीद के लाए। हाँ इन्वेस्टमेंट 5 लाख की खरीदी, बेनिफिट्स आर अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म, इज माय असेट, तो देखो बड़ा असेट साइड में ऑलरेडी जो ओल्ड इन्वेस्टमेंट है उसी में करेंगे प्लस, क्या नाम से रे, परचेस ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए। अच्छा 12 लाख ओल्ड थी, 5 लाख की और खरीदी, तो कुल मिला के कितने की हो गई, 17 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा लेकिन उसमें हिडन एडजस्टमेंट है ना, बाजू में लिखा है 6% के रेट से इंटरेस्ट देंगे कि मिलेगा, 6% के रेट से बैच मिलेगा तो मेरे लिए तो इनकम है रे। अच्छा हर साल मिलेगा तो ऑलरेडी कुछ मिला होगा ना। अच्छा मिला है, जो मिला है वो मैं ऑलरेडी इनकम साइड में लिख चुका हूं, आप नोटिस करिए 65,000 रुपीज। लेकिन सर मिलना कितना चाहिए ये निकालना पड़ेगा ना, तो चलो निकाल लेते, एक पेज लेते, ये पेज मेरे कोई काम का नहीं है, फिलहाल मैं इसको इस्तेमाल कर लेता वर्किंग नोट के लिए। इसको वर्किंग नोट बनाते और इसमें लिखते वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सही है। अच्छा सबसे पहले जो ओल्ड इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो लिख देता इंटरेस्ट ऑन ओल्ड इन्वेस्टमेंट। अच्छा ओल्ड इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी पुरानी वाली कितने वाली थी मेरे पास बैलेंस शीट में, देखो 12 लाख रुपए की है, लिख देता 12 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए।
ये तो पूरे साल भर मैंने इन्वेस्ट करके रखा था पैसा, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट साल भर का मिलेगा। और सिमिलर नेचर की इन्वेस्टमेंट है, बोले तो उसने वर्डिंग लिखा था ना एडजस्टमेंट में कि नई जो खरीदे वो सिमिलर नेचर की पुराने वाली जैसी है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। और कितने महीने का मिलेगा रे? पूरे साल भर का। बोले तो 12 महीने आउट ऑफ पूरे 12, तो 12 लाख का 6%, 12 लाख का 6 इंटू 6%, 72,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलना चाहिए ओल्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अच्छा, न्यू इन्वेस्टमेंट पे कितना वो भी निकाल लेते, तो लिख देता मैं दूसरी लाइन में इंटरेस्ट ऑन न्यू वाली इन्वेस्टमेंट। सर नई वाली इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी वो दी है ना, अभी देखो पेमेंट साइड में दी है उसने। इन्वेस्टमेंट नई वाली खरीदी 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख रुपए की खरीदी लिख देता, 5 लाख रुपए के ऊपर फिर से 6% के भाव से ब्याज मिलना चाहिए। पवन कितने दिन का? 12 महीने का पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने बताया था कि वो इन्वेस्टमेंट जो हमने खरीदी वो 1 अक्टूबर को खरीदी, बाजू में लिखा है, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने का इंटरेस्ट इस पे मुझे मिलना चाहिए, यानी 6 मंथ्स आउट ऑफ 12। तो देखो कितना आ रहा है, 5 लाख का 6%, 30,000 आएगा साल भर का। हाँ, और आधे साल का 15,000। तो दोनों मिला के कुल मिला के इंटरेस्ट मेरे जेब में आना चाहिए 72,000 प्लस 15, यानी 87,000 रुपीज का इंटरेस्ट रिसीव्ड होना चाहिए। टोटल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सही है? किए हुए इन्वेस्टमेंट पे टोटल इंटरेस्ट 87,000 रुपीज का मिलना चाहिए। तो कुछ तो 1 रुपया तो मिला होगा सर इस साल, मिला होगा ना? मिला होगा तो अकाउंटेंट रिसिप्ट में लिख चुका होगा, तो रिसिप्ट साइड में लिखा है ना उसने, ये क्या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 65,000, मिलना चाहिए था 87 और मिला है 65,000। इसका मतलब 22,000 अभी भी मिलने बाकी है, हिडन एडजस्टमेंट है। तो लगे हाथ निपटा ही देते ना, इसी में कर देता ऐड, क्या नाम से? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से 22,000 रुपए। तो 22,000 रुपए अभी भी मिलने बाकी है, और दोनों मिला के साल भर का इंटरेस्ट मिलना चाहिए 87,000। 87,000 में से 65,000 has been received and 22,000 is still receivable, और रिसीवेबल है तो मेरी असेट है, तो असेट में लिख दूंगा इन्वेस्टमेंट में प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, डिंग डोंग। लेकिन मेरा लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला हुआ नहीं है, छोड़ दो आगे। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। अच्छा, मिसलेनियस छोटे मोटे खर्चे, छोटे मोटे खर्चे, छोटे मोटे खर्चे, तो मैं क्या करूंगा? हर साल होंगे ये खर्चे, तो हर साल होंगे, तो मैं एक काम करता, एक्सपेंडिचर साइड में लिख देता मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के नाम से टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 24,000 रुपए। ठीक है, चलो आगे। उसके बाद कॉन्सर्न एक्सपेंस, हर साल कॉन्सर्न होंगे, हर साल होंगे, तो हर साल कॉन्सर्न के लिए खर्चा भी, अरे टिकट बेच के इनकम आ सकती तो खर्चे भी होंगे, और इसके अगेंस्ट में इनकम मिली है, तो एक काम करता ना, इस खर्चे का बर्डन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में ना लिखते हुए मैं इसी सेल ऑफ टिकट, अरे उसी की स्पेशल इनकम है ना, आप यहां पे भी डेबिट में भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम उसके अगेंस्ट में बेचे हुए टिकट का इनकम साइड में लिखो, और उसके अगेंस्ट में होने वाले खर्चे डेबिट में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वैल्यूअर के अगर ऊपर अगर आपको अच्छा गुड इंप्रेशन क्रिएट करना है, तो यह एडवाइजेबल है कि जो स्पेशल नेचर की इनकम आपको प्राप्त हुई थी, वो स्पेशल नेचर की इनकम आप उसमें लिखते समय अंदर लिखिए 2,47,000, और उसके रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है, जैसे कि कॉन्सर्न एक्सपेंस, वो उसी में से माइनस करके नेट इनकम दिखाइए, ताकि पता चले क्लब को कि हमने जो कॉन्सर्न कराया था उसमें अपन सरप्लस में थे या लॉस में थे। ठीक है, तो इज अ गुड प्रेजेंटेशन। इसलिए उसके खर्चे का बर्डन उसी इनकम के ऊपर डाल देंगे, रिसिप्ट के ऊपर। कितना हुआ खर्चा? 58,000 का,
तो उसी के ऊपर डाल देंगे 58,000 रुपीज। तो लिख देता 247 माइनस 58,000, यानी नेट इनकम क्लब के पॉकेट में आई 1,89,000। और अगर आप एक्सपेंडिचर साइड में लिखते तो भी यूवी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी चलता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाँ सर, फिर आप पहले वाले लेक्चर में क्यों ऐसा बताया था, वो एक्सपेंस में और ये इनकम में? क्योंकि कभी कभार खर्चे रहते ज्यादा और रिसिप्ट रहती कम, तो साला बच्चा छतर जाता फालतू में। उस समय क्या करना पड़ता यूवी का, अगर सपोज जैसे सेल ऑफ कॉन्सन टिकट का बेच के पैसा आया था 247 और एक्सपेंस थे सिर्फ 58, तो सरप्लस बचा ना। लेकिन अगर खर्चा रहता 250 तो 3,000 की डेफिसिट आती, तो उस समय ये इनकम में नहीं, मैं एक्सपेंडिचर साइड में लिखता 247 माइनस 250 का खर्चा कॉन्सन का और 3,000 का खर्चा वो रिसिप्ट नहीं झेल पाई स्पेशल वाली, तो उसका बर्डन मैं डाल देता था करंट ईयर के इनकम पे। तो आउटर में एक्सपेंडिचर साइड में आउटर में आता था 3,000 रुपीज। वेरी कॉमन सेंस, वो आपको भी आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो आगे। फिर अब बचा क्या, सब कुछ हो गया। इस साल की बची हुई कैश, इस साल की असेट, तो असेट में दिखती रहेगी, वो छोड़ दो, फिलहाल मेरे कुछ काम की नहीं है। चलते अपन एडजस्टमेंट में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। आ जाइए, एडजस्टमेंट नंबर 1 ए, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 12,000 फॉर 11/12। अच्छा, 11/12 लास्ट ईयर है मेरा, एंड इंक्लूड 18,000 फॉर 13/14। 13 बोले तो नेक्स्ट ईयर है रे मेरा। ठीक है, वो बता रहा है कि इस साल आपको जो सब्सक्रिप्शन मिला है 1,80,000 का, लिख देता मैं। इस साल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, वर्किंग में आ जाते 1,80,000। वो बता रहा है एडजस्टमेंट के थ्रू कि ये जो 1,80,000 इस साल कैश आई है ना सब्सक्रिप्शन के तौर पे, दैट इंक्लूड्स 12,000। कौन से साल की है बोलते? 12,000 11/12 की है बोलते, यानी 11/12 पिछले साल किसी तो भी मेंबर का सब्सक्रिप्शन 12,000 आउटस्टैंडिंग था। युविका नाम की मेंबर थी जिसने पिछले साल सर्विस ली थी क्लब से, लेकिन मेंबरशिप 12,000 रुपए भरी नहीं थी, यानी क्लब बोलेगा वो लास्ट ईयर तेरे से रिसीवेबल था तो लास्ट ईयर की क्लब की असेट थी, तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के असेट में लिखने में आ गया होगा। अच्छा, जो लास्ट ईयर रिसीवेबल था वो इस साल रिसीव्ड हो गया होगा, तो वो वही बता रहा है कि इस साल जो 180 की कैश आई है, उस 180 के कैश में से 12,000 रुपीज रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर, तो वो इस साल की कमाई नहीं है। तो इस साल की कमाई नहीं है, तो इस साल के कमाई में नहीं दिखना चाहिए ना, तो इसलिए इस साल के सब्सक्रिप्शन नाम की कमाई में से कर देंगे लेस सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर के नाम से 12,000 रुपए लेस, क्योंकि 180 में से 12,000 रुपए इज रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर पेंडिंग थे, तो 12,000 लास्ट ईयर की कमाई थी रे, लास्ट ईयर का था सब्सक्रिप्शन, तो लास्ट ईयर की कमाई थी, इस साल की नहीं है, इसलिए इस साल के कमाई में से लेस। तो इस साल की कमाई कितनी? 168। समझा? हाँ, और वो आगे और एक बता रहा है कि इस साल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है दैट इंक्लूड्स 12,000 ऑफ लास्ट ईयर एंड 18,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। ये तो होके रहेगा भाई, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट बोले तो एक कैश बुक है, और कैश बुक में क्या होता? कैश आई कि अकाउंटेंट रिसिप्ट में लिख देता, चाहे फिर वो करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन की कैश आए या लास्ट ईयर की आए या नेक्स्ट ईयर की आए, कैश आई तो रिसिप्ट में लिखना ही है। तो बता रहा कि ये जो 1,80,000 आपको मिला है ना, दिस 180 इंक्लूड्स सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी 18,000 का सब्सक्रिप्शन पवन नाम के मेंबर ने अगले साल भरना था, जो उसने कब भर के रखा? इसी साल करंट ईयर में भर के रखा। तो मैं बोलूं क्या रे, प्री रिसीव्ड हो गया, जो नेक्स्ट ईयर मिलना चाहिए था, क्योंकि उस 18,000 की सर्विस क्लब पवन को अगले साल देगी, तो वो इनकम भी अगले साल की कहलाएगा, करंट ईयर की इनकम नहीं है, लेकिन मिला है करंट ईयर में, लेकिन करंट ईयर की इनकम नहीं है,
प्री रिसीव्ड हुआ है, पहले रिसीव्ड हो गया, लेकिन करंट ईयर की इनकम नहीं है, दैट्स व्हाई करंट ईयर की इनकम में से लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर कौन से साल करें, नेक्स्ट ईयर, या प्री रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, प्री रिसीव्ड ऑफ बोलते समय मैं करंट ईयर बोल देता ना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, प्री रिसीव्ड इन करंट ईयर, प्री रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर कैसे बोलूं, तो प्री रिसीव्ड इन करंट ईयर, कितने रुपए करंट ईयर में पहले मिल गए, 18,000, लेकिन वो इनकम कौन से साल की है, नेक्स्ट ईयर की है, क्योंकि उस 18,000 की सर्विस क्लब पवन को अगले साल देगी, तो इस साल की कमाई नहीं है, दैट्स व्हाई 18,000 रुपए माइनस, तो इस साल की कमाई कितनी, 1,50,000 रुपीज, समझा, तो 150 इज माय करंट ईयर सब्सक्रिप्शन की इनकम। अच्छा, और 12,000 रुपए पिछले साल आउटस्टैंडिंग थे, सही है, तो दिस इज आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर लिखना चाहिए मैंने, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर रिसीवेबल थे, जो इस साल रिसीव्ड हो गए, लेकिन करंट ईयर की इनकम नहीं है, दैट्स व्हाई माइनस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर ए इज कंप्लीटेड। अब सेकेंड, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, वो बता रहा है कि 31 मार्च 2012 यानी लास्ट ईयर और 31 मार्च 2013 बोले तो करंट ईयर, लास्ट ईयर 7,200 की स्टेशनरी बची थी और इस साल के आखिरी में 5,400 की स्टेशनरी बच गई। ठीक है, पहले लिख करके रख देते हैं वर्किंग में, अपने इस वर्किंग को मिटा देता फिलहाल, जो कुछ काम की नहीं है। वो बता रहा है मुझे कि लास्ट ईयर मेरे पास स्टेशनरी बची थी, स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टेशनरी कितने की बची थी, पिछले साल बची थी 7,200 की, और इस साल बची 5,400 की स्टेशनरी क्लोजिंग इस साल के आखिरी में बची। अच्छा, पिछले साल जो बची थी, लास्ट ईयर बची, तो लास्ट ईयर की असेट, लेकिन बची थी तो क्या फेंक दूं क्या रे, कि इस साल यूज होंगी, इस साल यूज होंगी ना बे, यानी 7,200 की स्टेशनरी इस साल यूज होंगी, तो मैं कहूंगा करंट ईयर में यूज हुई तो करंट ईयर का खर्चा, तो इसलिए करंट ईयर के एक्सपेंडिचर साइड में जो ऑलरेडी खरीदी हुई स्टेशनरी है उसमें मैं कर दूंगा ओपनिंग स्टेशनरी के नाम से ऐड। लास्ट ईयर की क्लोजिंग स्टेशनरी, इस साल की ओपनिंग स्टेशनरी, 7,200 की स्टेशनरी मेरे पास ऑलरेडी है, यानी 32,000 की मैंने इस साल खरीदी और 7,200 की पिछले साल की वापरने के लिए अवेलेबल है, तो कुल मिला के मेरे पास 39,200 रुपीस की स्टेशनरी यूज करने के लिए अवेलेबल है। लेकिन इस साल भी वही नाटक होंगे ना, कुछ यूज होंगी, कुछ अनयूज रहेगी, तो जो अनयूज रही वो कहलाएगी इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। कितने की अनयूज रही बोलते, इस साल के आखिरी में 5,400, तो उसको माइनस कर दे, दैट इज अनयूज्ड स्टेशनरी, या इस साल के आखिरी में बची हुई 5,400 की क्लोजिंग स्टेशनरी माइनस करूंगा, तभी तो पता चलेगा कि इस साल आखिरी में स्टेशनरी यूज हुई कितनी, माइनस 5,400। तो इस साल जो स्टेशनरी यूज हुई वो हुई 33,800 रुपयों की, समझा, तो 33,800 की स्टेशनरी यूटिलाइज बोले तो कंज्यूम्ड हुई, जितने की कंज्यूम बोले खाई नहीं, वापर डाली मैंने, कंज्यूम हुई जितने की, दैट इज माय एक्सपेंस, और इस साल की बची हुई 5,400 की स्टेशनरी इस साल के असेट में दिखेगी, स्टेशनरी 5,400। चलो आगे, स्टेशनरी निपट गया। नंबर डी, रेंट इंक्लूड्स 4,000 पेड फॉर मार्च 2012। अच्छा, मार्च महीने का जो रेंट था वो पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहा होगा, जिसकी वजह से वो इस साल पेड करने में आया, तभी तो वो बोल रहा है ना रे कि इस साल आपने जो रेंट पेड किए हो, इस साल कितना रेंट पेड किया देख बरे, इस साल मैंने रेंट पे किया है 48,000 रुपीज का, क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। तो बता रहा है कि इस साल जो रेंट पेड हुआ ना 48,000 रुपीज इस साल कैश पेड हुई रेंट के तौर पे, तो बता रहा है
कि इसमें से 4,000 रुपए लास्ट ईयर का है जो इस साल पेड हुआ। लास्ट ईयर बोले तो मार्च महीने का है जो पिछले साल, मार्च महीना बोल या फेब बोल पिछले साल का, बात तो लास्ट ईयर की हो रही ना। जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग रेंट रहा होगा 4,000 रुपए, बोले तो लास्ट ईयर पेबल रहा होगा। लास्ट ईयर का पेबल लास्ट ईयर की लाइबिलिटी में लिखा भी गया होगा। अच्छा, लास्ट ईयर जो पेबल था, अनलेस अदरवाइज मेंशन, ये अजम्पशन होता है कि लास्ट ईयर का पेबल इस साल का पेड, यानी 4,000 करंट ईयर में यूवी का पेड किया गया होगा, लेकिन वो करंट ईयर का खर्चा नहीं है। खर्चा था लास्ट ईयर का, सिर्फ पेड इस साल हुआ, लेकिन करंट ईयर का खर्चा नहीं है। दैट्स व्हाई करंट ईयर के खर्चे में से मैं कर दूंगा लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 4,000 रुपए। तो सर करंट ईयर का रेंट नाम का खर्चा कितना? 44,000 रुपीज। समझा? आगे और कुछ लिखा है शायद कि रेंट फॉर द मार्च 2013 स्टिल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, पिछले साल जैसा नाटक इस साल भी पेंडिंग है, यानी इस साल के मार्च महीने का 4,000 अभी भी देना बाकी है बोलते वो। इस महीने का 4,000, इस साल का मार्च महीने का 4,000 रुपए इस साल आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, मैं बोल रहा इस साल पेबल है तो इस साल की लाइबिलिटी है, लेकिन खर्चा तो भाई इस साल का है ना। तो अपन याद करो, फाइनल अकाउंट्स 11 से पढ़ रहे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते थे? प्लस, क्योंकि वो खर्चा करंट ईयर का है तो कर दूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ करंट ईयर 4,000 रुपए। यानी इस साल के 4,000 44,000 पेड है, 4,000 अभी भी पेबल है, तो साल भर का रेंट नाम का खर्चा था कितना? 48,000 रुपीज। समझा? चलो आगे। उसके बाद कुछ नहीं, अपन वापस वहीं पे पहुंच गए जहां से आए थे। आगे, टेलीफोन एक्सपेंस इंक्लूड 3,000 पेड एज अ क्वार्टरली रेंट अप टू मई 31, 2013। अच्छा, वो बता रहा है कि टेलीफोन का जितना खर्चा आप पे करते ना, हिसाब कैसा है कि टेलीफोन का बिल हम क्वार्टरली बेसिस, क्वार्टरली बोले तो 3 महीने का एक क्वार्टर बनता, तो 3 महीने बेसिस पे पेड करते और 3 महीने का बिल कितना आता? 3,000, यानी 1 महीने का 1,000। तो बता रहा है कि आपने जो पेड करके रखे हो क्वार्टरली 3,000 रुपए, उसका बेनिफिट कब लैप्स होने वाला है? 31 मई 2013 को लैप्स होने वाला है। यानी मैं कहूंगा हमारे करंट ईयर के एंड होने के बाद, हमारा करंट ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2013 को। हमने टेलीफोन का क्वार्टरली कितना बिल भर के रखा? 3,000 रुपए 3 महीने के लिए, यानी 1 महीने का 1,000। और हमने जो पेड किया उसका बेनिफिट कब खत्म होने वाला है? मई महीने में, यानी मार्च के बाद अप्रैल और मई। अप्रैल का 1,000 और मई का 1,000, यानी मैं कहूंगा ये तो अप्रैल और मई अगले महीने के, अगले साल के महीने है रे। यानी 2,000 प्रीपेड करके रखा, बोलूं क्या? पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। तो इस साल का खर्चा नहीं है, फिर इस साल के खर्चे में नहीं दिखना चाहिए। दैट्स व्हाई इस साल के खर्चे में से, टेलीफोन एक्सपेंस में से मैं कर दूंगा लेस। लेकिन सर टेलीफोन एक्सपेंस तो 8,000 दिख रहा है, दिखने देना। वो बता रहा है कि हिसाब क्या है टेलीफोन बिल का, लगवाया होगा यार हमने, यहां से 8 महीने पहले लगाया होगा, दैट्स व्हाई 8,000 दिख रहा है। उसके पहले नहीं लिया था टेलीफोन लाइन, नहीं लिया था तो नहीं दिया था। 8,000 पेड किया, 8 में से हिसाब क्या है? 3,000 3 महीने का भरते, तो जो भर के रखा है 3,000 वो बता रहा है लैप्स होने वाला 31 मई को, हमारा ईयर एंड 31 मार्च को, तो मार्च के बाद अप्रैल में, ये तो अगले साल चले गए ना। तो मैं बोलूंगा 2,000 रुपए प्रीपेड है, यानी वो इस साल का नहीं अगले साल का खर्चा है, तो मैं कर दूंगा इसमें से लेस। प्रीपेड टेलीफोन एक्सपेंस 2,000 रुपए, तो इस साल का खर्चा कितना? 6,000 रुपए। समझ गया सबको? चलो आगे, टेलीफोन का भी हिसाब हो गया। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 31 मार्च 2012, यानी लास्ट ईयर मेरे पास 8 लाख की बिल्डिंग थी। ठीक है भाई, 8 लाख की बिल्डिंग थी, ठीक है। और 10 नहीं, बिल्डिंग कितनी? 8 लाख की थी, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बिल्डिंग डेप्रिसिएट 10%। ठीक है, बिल्डिंग मैंने असेट में लिख दी है, पुरानी बिल्डिंग 8 लाख की थी, पिछले साल के असेट में भी दिखेंगी, इस साल की भी असेट में दिखेंगी, क्योंकि बेची थोड़ी है मैंने, बेचता तो रिसिप्ट में दिखती ना इंफॉर्मेशन। तो इसमें से कर देते लेस डेप्रिसिएशन
10% बोले तो 80,000 रुपए, और बचा हुआ जो भी बिल्डिंग का प्राइस है वो आउटर में दिखते रहेगा यूवी का। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन 80,000 रुपए, मेरे तो बोले तो मेरे लिए नुकसान, तो मैं लिखूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग के नाम से कितने रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, 80,000 रुपीज। समझा सबको? चलो आगे। उसके बाद अब क्या बचा, एडजस्टमेंट। अच्छा, इसके डबल इफेक्ट गए, हाँ, बैलेंस शीट के बिल्डिंग में से लेस और दूसरा P&L के डेबिट में, P&L नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में। आगे द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका पूरा नाटक खत्म हो चुका है, हाँ, अब कुछ बचा नहीं इसका। अब सिर्फ मेरे ख्याल से स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के बाद सी छूट गया था, सी वो मार्किंग की वजह से छूट गया। स्पोर्ट्स मटेरियल, जैसे स्टेशनरी का नाटक था ना, सेम नाटक आने वाला है स्पोर्ट्स मटेरियल का। वो बता रहा है कि साल के शुरू में हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल था 12,000 का और आखिरी में बचा 21,000 का, जस्ट लाइक स्टेशनरी यार। अच्छा मुझे बता, पिछले साल बचे हुए बैट बॉल वगैरह सब कुछ पिछले साल बचे थे, फेंक डालू क्या? काय के लिए फेंकेंगे, इस साल वापरेंगे ना बैट बॉल को। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल इस साल का बन जाएगा ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल। तो देखो मैंने लिखा है स्पोर्ट्स मटेरियल 78,000 रुपीज, उसी में कर दूंगा प्लस परचेस ऑफ, नहीं ये तो परचेस ऑफ न्यू था ना 78,000, तो इसमें लिखेंगे ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल। कितने का ओपनिंग था बोलते, ऑलरेडी मेरे पास था 12,000 रुपए का ऑलरेडी था, ठीक है। और मैंने इस साल कितने का खरीदा, 78,000 रुपीज के स्पोर्ट्स मटेरियल इस साल परचेस किए। 12,000 के ऑलरेडी थे, 78 के खरीदे, यानी 90,000 रुपयों के स्पोर्ट्स मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है। इसमें से कुछ यूज होंगे, कुछ बचेंगे, तो जो बच गया वो उसने बताया। कितने का बच गया बोलते, साल के आखिरी में 21,000 रुपए के 2013 मार्च के आखिरी में बच गए। तो बच गए तो अगले साल वापरेंगे, वो अगले साल यूज होगा तो अगले साल का खर्चा, तो इस साल के खर्चे में से कर देते लेस। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 21,000 रुपीज। तो 21,000 रुपए माइनस करने के बाद इस साल स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का यूटिलाइज हुआ बे, 69,000 रुपीज के स्पोर्ट्स मटेरियल हमने यूटिलाइज किए। समझा? अच्छा 21,000 का बच गया, इस साल के आखिरी में बचा तो इस साल की असेट में लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 21,000 रुपीज इज माय असेट, और पिछले साल के बचे हुए 12,000 पिछले साल की असेट में लिखे गए होंगे। समझा? तो इसलिए स्पोर्ट्स मटेरियल दो एंगल से दिया जाता है, एक तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा या उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। बराबर पहचान में आ जाता है अपने को क्या लिखना है, ठीक है। चलो ये हो गया, मेरे ख्याल से सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करना बाकी है, उसे पहले क्लोज कर देते हैं। चेक कर लो इनकम साइड बड़ी है या एक्सपेंडिचर साइड। इनकम साइड की टोटल गिन लेता, 1,50,000 प्लस 87,000 प्लस 1,12,000 प्लस 1,89,000, यानी कुल मिला के आपकी इनकम है 5,38,000 रुपीज, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर की टोटल 166,000 सैलरी के चक्कर में गया, 166 प्लस 33,800 प्लस 48,000 रेंट के चक्कर में गया, प्लस 6,000 टेलीफोन एक्सपेंस का बिल गया, प्लस 80,000 बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, प्लस 69,000 रुपीज काय का, हाँ, स्पोर्ट्स मटेरियल के चक्कर में यूटिलाइज खर्चा हुआ 69,000 प्लस 24,000 रुपए, यानी 426 आ रहा है, 426, यानी इनकम साइड बड़ी है तो आने वाला सरप्लस आएगा, तो लिख देता सरप्लस के नाम से। इनकम साइड बड़ी थी 538,000 रुपीज, 538 में से माइनस कर देता जो मेरी टोटल आई थी 426,800, 538,000, तो प्रॉफिट आएगा 1,11,200 रुपए। लेकिन इसे हम प्रॉफिट नहीं, इसे हम सरप्लस कॉल करेंगे, क्योंकि
ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है भाई, एनपीओ है, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, इसलिए इसे प्रॉफिट नहीं, हमने क्या नाम दिया, सरप्लस। ठीक है, तो आया हुआ सरप्लस एक बार आप भी चेक करिए, मैंने जो कैलकुलेशंस किए वो सही है कि नहीं, अगर है तो फिर ठीक है। तो हम यहां रुकते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं अगले लेक्चर में मैं ही खुद सॉल्व करा के दे दूंगा, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, साथ में बैलेंस शीट भी दी है उसमें, हाँ, और नई बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है क्या पता नहीं मुझे, एक बार देख लेंगे अगले लेक्चर में। हाँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है और बैलेंस शीट दी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए बोला है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, यहां रुकते, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के थैंक यू। कुछ होमवर्क है तो मैं व्हाट्सअप करा के आपको सेंड कर दूंगा। चलो टाटा, बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।